ग्रुप में मेरे बहुत अच्छे कनेक्शन हैं। मैंने वहाँ लगभग सारी चीज़ें फिक्स करके रखी हुई है। ये बिडिंग हम ही जीतेंगे और पार्टनरशिप हमारे साथ ही होगी। नव्या ऑफिस के अंदर पूरी तरह प्रोफेशनल रहती थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो निवेश की गर्लफ्रेंड है। उसने एक भौं चढ़ाकर निवेश को देखा। मिस्टर निवेश, आपका कॉन्फिडेंस देखकर तो लग रहा है कि आपके पास कोई पक्का इंतजाम है। वैसे मैं चाहूंगी कि आपने जो भी सेटिंग कर रखी है वो सबके साथ शेयर करें, ताकि हमें भी यकीन हो जाए कि ये 500 करोड़ की मछली हमारे ही जाल में फंसने वाली है। निवेश ने गर्व से कॉलर ठीक किया और बोलना शुरू किया। मिस नव्या, मैंने कल ही खुराना ग्रुप के एमडी मिस्टर ठकराल से बात की है। हमारी पुरानी दोस्ती और अच्छी खबर यह है कि वो आज इसी सिलसिले में हमारे ऑफिस आ रहे हैं। जैसे ही लोगों ने सुना कि खुराना ग्रुप के एमडी खुद ऑफिस आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में सुगबुगाहट शुरू हो गई। सबके चेहरे पर चमक आ गई। पिछले 2 सालों से डूब रही कंपनी के लिए ये खबर रेगिस्तान में बारिश जैसी थी। अरे वाह, क्या बात है मिस्टर निवेश, आपने तो कमाल कर दिया। एक ने कहा, अब हमारी कंपनी को टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरे ने हामी भरी। तारीफों के पुल बनने लगे। ये देखकर निवेश का सीना गर्व से फूल गया। उसने अपनी कलाई पर बंधी महंगी रोलेक्स घड़ी हुए समय देखा और नव्या की तरफ मुड़ा। मिस नव्या, मुझे लगता है मिस्टर ठकराल किसी भी पर पहुंचते होंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप खुद उन्हें रिसीव करने मेन गेट पर चले तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा। डील पक्की करने में आसानी होगी। नव्या के चेहरे पर एक विनर वाली स्माइल आ गई। मीटिंग खत्म होते हुए सभी बड़े अधिकारी निवेश और नव्या के साथ कंपनी के गेट पर आ गए। मिस्टर ठकराल के स्वागत के लिए रेड कार्पेट जैसा माहौल था। तभी सामने एक चमचमाती हुई ब्लैक लग्जरी कार आती दिखाई दी। वो सीधे पोर्च में आकर रुक गई। नव्या एक्साइटेड होकर कार के पास पहुंची ताकि एक जोरदार स्वागत किया जा सके। निवेश भी उसके पीछे था, अपने दोस्त का स्वागत करने के लिए तैयार। ड्राइवर ने उतरकर पीछे का दरवाजा खोला। नव्या ने हाथ जोड़ने के लिए हाथ उठाया और निवेश ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही कार के अंदर से वो शख्स बाहर निकला, नव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। निवेश के चेहरे से रंग उड़ गया। उसके हाथ हवा में ही थम गए। सामने मिस्टर ठकराल नहीं, सामने जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर निवेश को लगा जैसे किसी ने उसे दिन में तारे दिखा दिया हो। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उसे यहाँ इस अंदाज में इतनी बड़ी कार से उतरते देखेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना। निवेश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उस चमचमाती लग्जरी कार से मिस्टर ठकराल नहीं बल्कि बिंदिया उतरी थी। ये सब कबीर का प्लान था। उसने और बिंदिया ने तय कर लिया था कि अब निवेश को छोटी मोटी चोट नहीं बल्कि सीधा हार्ट अटैक देना है। इतनी बड़ी कार में बिंदिया की एंट्री निवेश के अहंकार पर पहला हथौड़ा थी। निवेश अभी बिंदिया पर चिल्ला ही रहा था कि तभी नव्या का गुस्सा भी फूट पड़ा। उसने आगे बढ़कर कहा, बिंदिया, ये क्या तमाशा है? इस तरह सज धज कर इतनी बड़ी कार में ऑफिस आने का क्या मतलब है? हम लोग यहाँ एक वीआईपी गेस्ट का इंतजार कर रहे थे और तुम? बिंदिया ने धीरे से अपना सिर उठाया। अपने होठों पर एक सरकास्टिक मुस्कान थी। उसने सीधे नव्या की आंखों में देखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, ओह नव्या, तुम जिस स्पेशल गेस्ट का इंतजार कर रही हो वो अब यहाँ नहीं आएंगे। निवेश बीच में कूद पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। बिंदिया, ये क्या बकवास कर रही हो? और तमीज से बात करो। नव्या मेरी बॉस है और अगर तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी पर आँच आई ना तो तुम। बिंदिया ने पहले निवेश को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ नव्या की तरफ मुड़ी। बॉस? ओह माय गॉड, सॉरी बॉस, मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? बिंदिया के लहजे में माफी नहीं, मजाक था। निवेश का सब्र टूट रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, बिंदिया, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, वापस घर जाओ। ये सूट बूट पहन लेने से तुम बिजनेस वुमन नहीं बन जाओगी। तुम एक गवार हाउस वाइफ हो, वही रहो। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप घर वापस जाओ और जाकर घर संभालो। निवेश की कड़वी बातें सुनकर बिंदिया के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। निवेश, ये क्या बात हुई? मैं आपके लिए इतनी बड़ी डील लेकर आई हूँ और आप मुझे इस तरह धुतकार रहे हैं? फिर उसने नव्या की तरफ देखा। क्या बॉस, आप चाहती हैं कि इस कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट ना मिले? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। नव्या झल्ला उठी। वो बिंदिया के पास आई और उसे घूरते हुए बोली, देखो बिंदिया, अगर तुम्हारी और निवेश की लड़ाई हुई है तो उसे घर जाकर सुलझाओ। ये ऑफिस है, यहाँ ड्रामा मत करो। और ये क्या कॉन्ट्रैक्ट की रट लगा रखी है? तुम जैसी गवार औरत खुराना ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट तो दूर, उनका कचरा भी नहीं दिलवा सकती। गेट आउट। मिस्टर ठकराल किसी भी वक्त आते होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ नौटंकी करते देख लिया तो वो डील कैंसिल करके चले जाएंगे। बिंदिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस कार की तरफ मुड़ी, पिछली सीट से अपना सूटकेस निकाला और उसे खोला। उसके अंदर से एक फाइल निकाली और निवेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, निवेश, आप लोग जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, ये रहा वो बिडिंग के कागज। आपकी कंपनी अब ऑफिशियली खुराना ग्रुप की को पार्टनर बन गई है। ये रहे सारे डॉक्यूमेंट। निवेश ने झपट्टा मारकर बिंदिया के हाथ से वो फाइल छीनी। उसने उसे पढ़ा भी नहीं, बस गुस्से में हवा में उछाल दिया। बदतमीज, धोखेबाज औरत, यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तुम्हें क्या लगता है ये 2-4 कागज के टुकड़े लाकर हमें पकड़ा दोगी तो हम मान लेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है? तुम कितना भी नाटक कर लो बिंदिया, तुम हमारे ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकती। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। कॉन्ट्रैक्ट के पन्ने हवा में उड़ते हुए एक एक करके नीचे जमीन पर बिखर गए। कुछ पन्ने हवा से उड़कर दूर जा गिरे तो कुछ निवेश के पैरों के पास। बिंदिया चुपचाप खड़ी है, तमाशा देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो जानती थी कि ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे और यही तो वो चाहती थी, उन्हें और तड़पाना। तभी पास खड़े एक एम्प्लॉय ने धीरे से निवेश के कान में कहा, मिस्टर निवेश, आप अपनी पत्नी की बातों पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपकी तो मिस्टर ठकराल से डायरेक्ट बात हुई थी ना। आप एक बार उन्हें कॉल करके पूछ लीजिए कि यहाँ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर आपकी पत्नी को दिया है या वो खुद आ रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निवेश को ये बात सही लगी। उसने बिंदिया को एक जहरीली नजर से देखा और अपना फोन निकाला। उसने स्पीकर ऑन करके मिस्टर ठकराल का नंबर डायल किया। फोन उठते ही निवेश ने अपनी आवाज में मिठास खोली। हेलो मिस्टर ठकराल, आज आप हमारे ऑफिस आने वाले थे, क्या आप आ रहे हैं? उधर से ठकराल की आवाज आई। हाँ निवेश, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, बस कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। ठकराल की बात सुनकर निवेश का सीना चौड़ा हो गया। उसने बिंदिया की तरफ विजयी मुस्कान के साथ देखा और कॉन्फिडेंस के साथ पूछा, मिस्टर ठकराल, एक छोटी सी बात पूछनी थी। क्या आपने खुराना ग्रुप के साथ हमारी पार्टनरशिप पक्की कर दी है?
ठकराल की आवाज में हैरानी थी। मिस्टर निवेश, ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं आप? हमारी तो बस एक मुलाकात होने वाली थी। खुराना ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि मैंने बोला और हो गया। इसके लिए मीटिंग होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस देखी जाएंगी, उसके बाद ही मैं आपकी कंपनी को रिकमेंड करूंगा। आप क्या समझ रहे हैं ये कोई हलवा है जो मैंने बनाकर भेज दिया? ये सुनते ही निवेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, माफ कीजिएगा मिस्टर ठकराल, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल यहाँ एक लड़की कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आई है और कह रही है कि वो खुराना ग्रुप की तरफ से और डील हमें मिल गई है। हम ऑफिशियली पार्टनर बन गए हैं। जब मिस्टर ठकराल का पारा चढ़ गया, उनकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या? किसकी इतनी हिम्मत हो गई खुराना ग्रुप के नाम पर धोखाधड़ी करने की? क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं बस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच रहा हूँ। उस धोखेबाज को जाने मत देना। मैं खुद उसे पुलिस के हवाले करूंगा और जेल भिजवा कर रहूंगा। निवेश ने डरते हुए फोन काटा और गुस्से से विंध्या की तरफ देखा। हाथ हवा में उठाया। तेरी तो मैं। वो विंध्या को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी एक कड़क आवाज गूंजी। किसकी हिम्मत हुई खुराना ग्रुप के नाम का फेक डॉक्यूमेंट बनाने की? सामने आओ, आज मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। सबके सिर उस आवाज की तरफ घूम गए। पीछे खड़ी एक शानदार लग्जरी कार से मिस्टर ठकराल उतर रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। निवेश उन्हें देखते ही अपनी चापलूसी वाली मुस्कान चिपकाकर आगे बढ़ा। अरे मिस्टर ठकराल, आप आ गए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। देखिए ना, इस औरत ने। ठकराल ने निवेश की बात अनसुनी कर दी और सीधे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। कौन है वो? कौन है वो लड़की जिसने खुराना ग्रुप के नाम पर फर्जीवाड़ा करने की जरूरत की है? नव्या के लिए ये सुनहरा मौका था। वो चाहती थी कि विंध्या हमेशा के लिए निवेश की जिंदगी से दफा हो जाए। वो दौड़ कर आगे आई और विंध्या की तरफ उंगली तानकर बोली, मिस्टर ठकराल, यही है वो लड़की। इसने ही हमें वो फेक कॉन्ट्रैक्ट दिया है और खुराना ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश की है। ये बहुत ही चालबाज औरत है सर। ठकराल की नजरें विंध्या पर पड़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। धोखाधड़ी के केस में अगले 6 महीने तक तुम्हारी जमानत तक नहीं होगी। जेल में बैठकर अपने ये नकली कागज गिनती रहना। विंध्या ने ये सब पहले ही भाप लिया था। वो जानती थी कि एक मामूली हाउसवाइफ के हाथ में करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट देखकर इन्हें कभी यकीन नहीं होगा। विंध्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मिस्टर ठकराल, शायद आपको पता नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपने सीनियर से बात कर लें और वेरीफाई कर लें, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट सच में खुराना ग्रुप के ही है और ये कंपनी अब ऑफिशियली आपकी पार्टनर बन चुकी है। ठकराल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये कल की छोकरी उन्हें सलाह दे रही थी। चुप रहो, अभी पता चल जाएगा कि तुम क्या चीज हो। ठकराल ने अपना फोन निकाला और निवेश से कहा, मिस्टर निवेश, ये लड़की तो अब जेल जाने वाली है, नोट कर लो। ठकराल ने एक नंबर डायल किया और कॉल कनेक्ट होते ही चीख पड़े, मिस्टर कपूर, ये लड़की खुराना ग्रुप के नाम पर फ्रॉड कर रही है। आप प्लीज पुलिस भेजिए, नहीं तो मैं कहता हूँ आप खुद आइए और देखिए कि लोग हमारे नाम का कैसा मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ मिस्टर कपूर, जो खुराना ग्रुप के लीड एम्प्लॉय थे, ये बात सुनकर वो भी हैरान रह गए। मैं अभी आ रहा हूँ ठकराल, उस लड़की को जाने मत देना। कुछ ही मिनटों में एक और काली कार तेजी से आकर रुकी। कार से मिस्टर कपूर बाहर निकले। आते ही उन्होंने गरज कर कहा, लगता है इस शहर में लोगों के दिल में खुराना ग्रुप का खौफ निकल गया है। किसकी शामत आई है जो हमारे साथ खेल रहा है? मैं उसे चुटकियों में सलाखों के पीछे भिजवा दूंगा। मिस्टर कपूर गुस्से में तेज कदमों से विंध्या की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उनकी नजर विंध्या के चेहरे पर पड़ी, उनके कदम रुक गए। उनका गुस्सा हवा हो गया, उनके हाथ कांपने लगे। मिस्टर कपूर ने एक पल विंध्या को देखा और फिर अचानक पीछे मुड़े और एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। मिस्टर ठकराल अपना गाल पकड़कर लड़खड़ा गए। निवेश और नव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर कपूर ने ठकराल को थप्पड़ मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस बिंदिया के बारे में ऐसी बातें करने की? मिस बिंदिया? ठकराल हकलाए। हाँ, मिस बिंदिया है। कपूर ने इज्जत से बिंदिया की तरफ इशारा किया। और खुराना ग्रुप के फाउंडर ने आज खुद मुझे डॉक्यूमेंट मिस बिंदिया को देने के लिए कहा था। ये डॉक्यूमेंट फेक नहीं है, 100% ओरिजिनल है। निवेश को लगा जैसे उसके कानों ने धोखा खाया हो। वो हड़बड़ाकर आगे आया। सर आप ये क्या कह रहे हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी पत्नी है, एक मामूली सी हाउसवाइफ। भला खुराना ग्रुप के फाउंडर से कॉन्ट्रैक्ट क्यों देंगे? निवेश की बात सुनते ही मिस्टर कपूर ने डांटा, बेवकूफ, चुप करो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे खुराना ग्रुप के फाउंडर का पर्सनल कॉल आया था। उन्होंने खुद इनका नंबर और एड्रेस दिया था। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी कंपनी यानी बीडी कंस्ट्रक्शन को मिल गया है। आज से तुम हमारे पार्टनर हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिस बिंदिया की वजह से। जब निवेश को यह कंफर्म हो गया कि वास्तव में खुराना ग्रुप के पार्टनर बन गए हैं वो, तो निवेश खुशी से पागल हो गया। उसे आज इतनी आसानी से 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। उसकी कंपनी बर्बाद होने से बच गई थी। नव्या भी मन ही मन खुश थी कि चलो नौकरी बची, लेकिन उसकी आंखों में बिंदिया के लिए जलन बढ़ गई। लेकिन ठकराल अभी भी अपना गाल सहला रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक मामूली औरत और खुराना ग्रुप का फाउंडर का कनेक्शन क्या है। निवेश खुशी में नाचने ही वाला था कि तभी कपूर ने एक और बम फोड़ा। कपूर ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और निवेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खुश होने की जरूरत नहीं है निवेश, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन एक शर्त पर। खुराना ग्रुप के फाउंडर ने इस डील में एक स्पेशल क्लॉज जुड़वाया है। निवेश की धड़कन रुक गई। क्या क्लॉज है सर? कपूर ने बिंदिया की तरफ देखा और फिर निवेश की आंखों में झांकते हुए कहा, क्लॉज ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की सोल अथॉरिटी और साइनिंग पावर सिर्फ मिस बिंदिया के पास रहेगी। जिस दिन बिंदिया ने साइन करने से मना कर दिया, उसी दिन ये डील कैंसिल और तुम्हारी कंपनी सील हो जाएगी। निवेश के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो मालिक नहीं, बल्कि अपनी ही पत्नी का गुलाम बन गया था और दूर खड़ी बिंदिया बस मुस्कुरा रही थी। मिस्टर कपूर ने एग्रीमेंट का पेपर निवेश के सामने मेज पर रखा और अपनी पेन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। मिस्टर निवेश और मिस नव्या, आपके पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। या तो इस पेपर पर साइन कीजिए और मिस बिंदिया को प्रोजेक्ट हेड मान लीजिए, या फिर 500 करोड़ की इस डील को अभी के अभी भूल जाइए। निवेश के माथे पर पसीना चमकने लगा था। उसका गला सूख रहा था
उसने एक नजर नव्या की तरफ देखा। निवेश ने कांपते हाथों से कलम ली। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसकी बर्बाद होती कंपनी उसे चीख चीख कर साइन करने को कह रही थी। लेकिन सर, निवेश ने आखिरी कोशिश की। विद्या को बिजनेस की कोई समझ नहीं है, वो ये सब कैसे संभालेगी? तभी विद्या आगे आई। उसने निवेश के हाथ से कलम ली और बड़े प्यार से उसकी उंगलियों के बीच फंसा दी। विद्या ने मीठी छुरी वाली आवाज में कहा, बिजनेस की समझ ना सही, पर घर बचाने की समझ तो है मुझे। और रही बात बिजनेस समझने की, तो मैं कम से कम अंगूठा तो नहीं लगाती। साइन कर दीजिए, वरना लक्ष्मी दरवाजे से लौट जाएगी। निवेश ने विद्या को घूरा, लेकिन वो बेबस था। उसने दांत पीसते हुए पेपर पर साइन कर दिया। मिस्टर कपूर ने पेपर वापस लिया और मुस्कुराए। बधाई हो मिस्टर निवेश और मिस विद्या, अब से इस प्रोजेक्ट की हर रिपोर्ट सीधे आप तक आएगी। कपूर ने जाते जाते ठकराल के कंधे पर हाथ रखा। चलिए ठकराल, या अभी और थप्पड़ खाने का इरादा है? ठकराल सिंह झुककर चुपचाप उनके पीछे चल दिए। जैसे ही मिस्टर कपूर गए, निवेश का सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में टेबल पर रखा कांच का वाज जमीन पर दे मारा। ये क्या किया तुमने विद्या? ये सब क्या है? कौन है वो मिस्टर कपूर, और वो तुम्हें कैसे जानते हैं? सच सच बताओ, वरना मैं। निवेश ने हाथ उठाया, लेकिन इस बार बिंदिया ने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई। वो सीधी खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। वरना क्या निवेश? बिंदिया की आवाज में इतनी ठंडक थी कि निवेश का हाथ हवा में ही रुक गया। मारेंगे मुझे? हाथ उठाने से पहले याद रखिएगा मिस्टर निवेश, जिस हाथ को आप मरोड़ना चाहते हैं, उसी हाथ में अब आपकी कंपनी की चाबी है। एक खरोच भी आई तो मैं कल साइन करने से मना कर दूंगी। पर संभालिएगा अपनी 500 करोड़ की बर्बादी। निवेश हक्का बक्का रह गया। विद्या उसे ब्लैकमेल कर रही थी। तभी नव्या, जो अब तक कोने में खड़ी जल रही थी, बीच में कूद पड़ी। ओह प्लीज विद्या, ये ड्रामा बंद करो। हमें पता है कि तुम्हें जरूर कोई घटिया चाल चली होगी उस बूढ़े कपूर को फंसाने के लिए। तुम जैसी औरतें और कर भी क्या सकती है? विद्या धीरे से नव्या की तरफ मुड़ी। वो नव्या के पास गई और उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर रुकी। नव्या, मेरे सामने आवाज ऊंची मत करना। भूल गई अभी मिस्टर कपूर ने क्या कहा था? सोल अथॉरिटी, यानी अब से इस प्रोजेक्ट में मेरी मर्जी चलेगी। विद्या ने कैबिन में चारों तरफ देखा और फिर निवेश की आलिशान कुर्सी की तरफ इशारा किया। और मेरी मर्जी ये है कि मुझे ये कैबिन पसंद है। क्या? निवेश और नव्या एक साथ चिल्लाए। विद्या ने इत्मीनान से कहा, हाँ, अब से मैं यहीं बैठूंगी इस कैबिन में। और तुम दोनों, उसने हाथ से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर वाले क्यूबिकल में काम करोगे। नव्या का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। तुम पागल हो गई हो? ये सीईओ का कैबिन है, मैं यहाँ की क्रिएटिव हेड हूँ। मैं बाहर चपरासियों के साथ नहीं बैठूंगी। विद्या मुस्कुराई और सोफे पर बैठ गई, बिल्कुल एक महारानी की तरह। तो ठीक है, मत बैठो। मैं अभी मिस्टर कपूर को कॉल करती हूँ और कहती हूँ कि मुझे टीम का बिहेवियर पसंद नहीं आया। डील कैंसिल। विद्या ने अपना फोन निकाला। निवेश की जान हलक में आ गई। उसने झपट कर नव्या का हाथ पकड़ा। नव्या चुप रहो। फिर उसने विद्या की तरफ लाचार होकर देखा। ठीक है विद्या, तुम यही बैठो, हम बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। नव्या को यकीन नहीं हुआ। निवेश, तुम इस गवार के लिए मुझे अपने कैबिन से निकाल रहे हो? मजबूरी में नव्या, निवेश फुसफुसाया, लेकिन विद्या ने सुन लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दोनों को साथ देखकर उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। नव्या ने विद्या की तरफ घूरा। तुम गवार, जिसका काम सिर्फ घर में बर्तन धोना है, वो मुझे बताई कि अब ऑफिस कैसे संभालना है? विद्या, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखो मैं क्या करती हूँ। इसके बाद वो पैर पटकते हुए बाहर निकल गए। निवेश भी सर झुकाकर बाहर निकल गया। विद्या अब उस आलीशान कैबिन में अकेली थी। उसकी आंखें डबडबा गई, जिसे उसने काफी समय से रोक रखा था। उसका हाथ उसके पेट पर चला गया। बेटा, तुम्हारे पापा को रास्ते में लाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। उसने टेबल पर रखा निवेश का नाम वाला बोर्ड उल्टा कर दिया और खुद से बड़बड़ाई। खेल तो अब शुरू हुआ है मिस्टर पतिदेव। अब देखते जाओ ये घर संभालने वाली और क्या क्या कर सकती है। विद्या अपनी पहली जीत दर्ज कर चुकी थी। वो उस कुर्सी पर बैठी थी जहां से वो न केवल कंपनी बल्कि निवेश की किस्मत भी कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन ये बात नव्या को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। नव्या ने निवेश का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए एक खाली कैबिन में ले गई। दरवाजा बंद करते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। निवेश, तुमने तो कहा था कि वो एक गवार है। तुमने कहा था कि तुम उसे जल्द ही डिवोर्स देकर अपनी जिंदगी से निकाल फेंकोगे, लेकिन ये क्या? तुमने तो उसे ऑफिस बुला लिया और अब वो एक ऐसी पोजीशन पर है जहां वो ना तुम्हें वैल्यू देती है और ना मुझे। नव्या की सांसें तेज चल रही थी। उसने निवेश की आंखों में उंगली गड़ाते हुए शक जताया। सच सच बताओ निवेश, कहीं तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? कहीं तुमने ही तो खुराना ग्रुप से बात करके अपनी बीवी को इतनी बड़ी पोजीशन पर तो नहीं बिठाया ताकि तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना सको? निवेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। नव्या, तुम ये क्या कैसी बातें कर रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अगर मुझे बात करनी होती तो मैं ये पोजीशन तुम्हें दिलवाता, ना कि उस औरत को जिसे बिजनेस की स्पेलिंग भी नहीं आती। नव्या ने धमकी देते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो कान खोल कर सुन लो निवेश। अगर उस बिंदिया ने ऑफिस में मुझसे ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना, तो मैं उसके साथ ऐसा कांड करूंगी कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। आज उसने तुम्हारा कैबिन छीना है, कल वो मेरी नौकरी छीन लेगी। मैं ये होने नहीं दूंगी। नव्या झटके से कैबिन से बाहर निकल गई। निवेश वहीं खड़ा रहा। उसका दिमाग भन्ना रहा था। एक तरफ बिंदिया का वार, दूसरी तरफ नव्या का शक। उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा, बिंदिया, तुम चाहे कितना भी उड़ लो, आसमान छू लो, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरे कदमों में गिरना होगा। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू याद रखेगी। निवेश गुस्से में ऑफिस से निकल गया। दूर अपने कैबिन के शीशे से बिंदिया उसे जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखों में एक शांति थी, तूफान के आने के पहले की शांति। शाम के 7 बज गए थे। बिंदिया ऑफिस से घर लौटी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने सोफे पर निवेश बैठा था। उसके हाथ में विस्की का ग्लास था और आंखों में नफरत। निवेश ने ताना मारते हुए कहा,
तो आखिरकार मुंह काला करवा के आ ही गई। निवेश को इस तरह बात करता देख बिंदिया एकदम नॉर्मल रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर दिन पहले घर में रहती थी, एक सीधी साधी प्यारी सी हाउसवाइफ जिसे बस दुनिया में अपने पति से मतलब रहता हो। अरे निवेश, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बिंदिया ने बड़े भोलेपन से कहा और निवेश के जूते उतारने के लिए झुक गई और फिर आगे बोलना जारी रखा। वो सब तो ऑफिस की बात थी, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया। मैं तो बस ये चाहती थी कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में रहे और आपकी जॉब सेफ रहे, इसीलिए मैंने वो सब किया। निवेश ने पैर झटक दिया। देखो बिंदिया, अब ज्यादा नौटंकी मत करो। भले ही मैं अब तक तुम्हें नहीं समझ पाया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो ना, लेकिन याद रखना तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। बिंदिया जानती थी कि दिन भर जो ऑफिस में हुआ उसका गुस्सा तो निवेश निकालेगा ही। बहस करने का कोई फायदा नहीं था। उसे पता था कि जब शेर घायल हो तो उसे शिकार नहीं, मांस का टुकड़ा चाहिए। वो चुपचाप उठी और किचन में चली गई। आदमी का गुस्सा शांत करने का सबसे आसान रास्ता उसका पेट है। बिंदिया ने मन ही मन सोचा और गैस जला दी। कुछ ही देर बाद बिंदिया ने डाइनिंग टेबल पर निवेश की पसंद का शाही पनीर और गरम गरम रोटियां परोस दी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही औरत है जिसने कुछ घंटे पहले ऑफिस में अपने पति को जूनियर एम्प्लॉय जैसा ट्रीट किया था और अब यहाँ घर में एक आदर्श पतिव्रता नारी लग रही थी। निवेश ने अनिक्षा से खाने का निवाला मुंह में डाला। स्वाद ने उसके गुस्से को थोड़ा पिघला दिया। बिंदिया कितनी भी बुरी हो, खाना बहुत अच्छा बनाती थी। थोड़ा नॉर्मल होते हुए निवेश ने कहा, देखो खाना तो अच्छा बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे खुश करने के लिए तुम्हें अभी कुछ और करना होगा बिंदिया, बहुत कुछ। बिंदिया ने सिर झुकाकर ऐसे हामी भरी जैसे वो निवेश की हर बात मानने को तैयार हो। जी आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बिंदिया ने कहा। बिंदिया भले ही नव्या और निवेश के बीच चल रहे अफेयर के बारे में जानकर निवेश से नफरत करने लगी थी, लेकिन वो ये अच्छी तरह से जानती थी कि निवेश जैसा भी हो वो उसके होने वाले बच्चे का पिता है। उसे डर था कि अगर वो अपना ईगो में आकर पति से बदला लेने लगे और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दे तो संभव है कि निवेश उसे तलाक देकर बच्चे को भी ना अपनाए। इसी डर की वजह से बिंदिया ये भी चाहती थी कि निवेश नव्या से दूरी बना ले और कम से कम अपने बच्चे को स्वीकार करे। वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी, लेकिन साथ ही वो निवेश को सबक भी सिखाना चाहती थी ताकि भविष्य में वो दोबारा ऐसी गलती न करे। खाना खाने के बाद दोनों बेडरूम में चले गए। रात गहरी हो चुकी थी। निवेश सो चुका था, लेकिन बिंदिया जाग रही थी। वो बालकनी में खड़ी थी। तभी बिंदिया का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, नाम था मिस्टर के। बिंदिया ने फोन उठाया। उधर से एक भारी आवाज आई, गुड जॉब बिंदिया, पहला बार सही निशाने पर लगा, लेकिन सावधान रहना, कल ऑफिस में एक तूफान आने वाला है। नव्या चुप नहीं बैठेगी। क्या तुम अगले कदम के लिए तैयार हो? बिंदिया ने पलटकर सोए हुए निवेश को देखा और फिर धीरे से बोली, मैं तैयार हूँ कबीर, अब खेल आर पार का होगा। बिंदिया ने पलटकर सोए हुए निवेश को देखा और फिर धीरे से बोली, मैं तैयार हूँ कबीर, अब खेल आर पार का होगा। बिंदिया की आवाज़ सुनकर निवेश की आंखें खुल गई। उसने करवट नहीं बदली, लेकिन उसने बिंदिया की बात सुन ली थी। उसने मन ही मन सोचा, कबीर कौन है ये कबीर? अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर अजीब सी खामोशी थी। निवेश अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार किचन में काम करती बिंदिया पर जा रहा था। कल रात उसने कबीर नाम सुना था। ये नाम उसके दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रहा था। बिंदिया चाय लेकर आई। लीजिए आपकी चाय। निवेश ने चाय का कप लिया और बिंदिया की आंखों में सीधे देखते हुए अचानक पूछा, ये कबीर कौन है? निवेश के मुंह से ये बात सुनकर बिंदिया का हाथ हल्का सा रुक गया, लेकिन उसने बड़े इत्मीनान से कहा, कबीर अब वो तो संतू के दोहे वाले कबीर दास जी है ना? कल रात मैं उनके दोहे सुन रही थी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों, क्या हुआ? बिंदिया का जवाब इतना मासूम और सटीक था कि निवेश उलझ गया। उसे लगा शायद उसने ही गलत सुना होगा, या फिर बिंदिया बहुत शातिर हो गई है। निवेश थोड़ी देर शांत रहा और फिर खुद से बुदबुदाया, हो सकता है नींद में कुछ गलत सुन लिया हो। जब बिंदिया वहां से जाने लगी तभी निवेश ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, तैयार हो जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। और हाँ, आज खुराना ग्रुप से कोई स्पेशल ऑडिटर आने वाला है। नव्या बहुत परेशान है, तो तुम कोई तमाशा मत खड़ा करना। निवेश की बात सुनकर बिंदिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मन ही मन कहा, तमाशा मैं नहीं करती निवेश बाबू, तमाशा तो वक्त करता है। दिन के 11 बज चुके थे। ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ था। खुराना ग्रुप का हेड ऑडिटर आ रहा था। नव्या ने सब कुछ चकाचक करवा रखा था। वो चाहती थी कि ऑडिटर बिंदिया की कोई गलती पकड़े ताकि वो बिंदिया की शिकायत ऊपर कर सके। दोपहर के 12 बजे लिफ्ट खुली। एक लंबा, हैंडसम और बेहद स्टाइलिश आदमी बाहर निकला। काला सूट, आंखों पर महंगा चश्मा और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी को भी अपना बनाए। ये कबीर था। रिसेप्शनिस्ट से लेकर फीमेल स्टाफ तक सब उसे मुड़मुड़ कर देख रहे थे। निवेश और नव्या उसे रिसीव करने आगे बढ़े। नव्या ने हाथ बढ़ाया और चेहरे पर मुस्कान लिए कहा, हेलो आई एम नव्या, क्रिएटिव है। कबीर ने नव्या को अनदेखा करते हुए सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया, जहां कंपनी के सारे स्टाफ और बिंदिया बैठी थी। उसके पीछे पीछे नव्या और निवेश भी गए। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। एक कड़क आवाज और भारी आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा, ये कबीर था। लड़कियों के बीच सुगबुगाहट शुरू हो गई। नव्या भी उसे एकटक देख रही थी, लेकिन कबीर की नजरें सिर्फ बिंदिया पर थी। इस बार निवेश आगे बढ़ा और कबीर से कहा, हेलो आई एम निवेश, बीडी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर। कबीर ने निवेश को देखा, लेकिन हाथ मिलाने की बजाय उसने सिर्फ सर हिलाया और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। निवेश का हाथ हवा में लटका रह गया।